Assalamu alaikum, dear friends and students. I am Engineer Javed Hura, and today we are going to learn class 7th subject SST, that is page number 106 in our textbook, our environment. Our environment, this is the chapter we have taken from the geography section, that is part 1 in the geography section. Let us start our session with the term environment. Environment means to surround. Environment means to surround, or the word environment means to surround, or anything that surrounds us forms our environment. जो कोई भी चीज हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में है वो माहौल कहलाता है, जैसे हवा, पानी, जमीन, चरिंद, परिंद, हैवानात, नबातात, गरज। जो कोई भी चीज हमारे इर्द गिर्द में है, हमारे सराउंडिंग में है, उसको हम एनवायरनमेंट कह लेते हैं। आर द प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड लैंड ऑल फॉर्म आवर एनवायरनमेंट। ये थी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। एनवायरनमेंट को हम ब्रॉडली देखेंगे। एनवायरनमेंट जो है it has divided into two groups. The first one is physical environment, which deals with the non-living things, or abiotic environment. It is also called the abiotic environment. इसमें क्या क्या आता है? इसमें air, हवा, water, पानी, land, जमीन, ये चीजें जो नॉन लिविंग थिंग है, तो इनको हम फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो और दूसरा नाम इनका अबायोटिक एनवायरनमेंट है। दूसरा लिविंग एनवायरनमेंट और बायोटिक एनवायरनमेंट। इट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा, फौना एटसेट्रा। आगे जाते हैं हम। एनवायरनमेंट जो है, थोड़ा आगे जाते हैं। अब जो जमीन है, जो जमीन में जो एनवायरनमेंट है, इसको डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में। एक लिथोस्फीयर में, दूसरा हाइड्रोस्फीयर में, तीसरा एटमोस्फीयर में, और फोर्थ बायोस्फीयर में। लिथोस्फीयर जो होता है, लिथो मीन्स अर्थ और सॉइल। जो सॉइल स्फीयर या अर्थ स्फीयर इसे कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सॉइल आता है और रॉक्स आते हैं, यानी कि मट्टी आती है और चट्टानें आती है। और ये जो द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो इसमें जो सॉइल जो है, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर। ये सॉइल जिन चीजों से बनी होती है, इसमें एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होता है, और साथ में पानी होता है, जिनसे ये सॉइल बन जाता है। लिथोस्फीयर जो है, इसका जो हार्डेस्ट पार्ट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, लिथोस्फीयर का जो हार्डेस्ट पार्ट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और जो लिथोस्फीयर है, ये तकरीबन 100 किलोमीटर मोटा है। इट इज 100 किलोमीटर थिक। ठीक है बेटा, इतना ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम जाएंगे हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर जो है, ये जमीन का या एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है जिसमें पानी, जो पानी का हिस्सा कहलाता है। ठीक है बेटा, ये पानी का हिस्सा है। जैसे पानी का हिस्सा हमारे पास ओशियंस है, सीज है, लेक्स है, रिवर्स है, स्प्रिंग्स है, कैनल्स है। ठीक है बेटा, ये जो चीजें हैं ये हाइड्रोस्फीयर में आती है। उसके बाद एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर जिसको हम कुर्रे हवा कहते हैं, और जिसपे हर एक लिविंग थिंग मुनहसिर है। जो एटमोस्फीयर है, ये हवा का जो स्फीयर है वो कहलाता है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें हम, इसमें हमारे सारे गैसेस पाए जाते हैं। ऑक्सीजन भी ब्रीथ, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और भी ऑर्गन वगैरह जो बाकी गैसेस है वो इसमें पाए जाते हैं। किसमें? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर को ज्योग्राफर्स या साइंटिस्ट्स ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। 5 हिस्सों में। एक जिसका नाम ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर ये एटमॉस्फेयर का पहला हिस्सा है, जो जमीन से
जो जमीन से जो हवा की ओर जब जाते हैं तो सबसे पहला जो सेफियर आता है, जो पहला हिस्सा आता है वो ट्रोपोस्फियर आता है, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है, और स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर वो लेयर है जो हार्मफुल रेडिएशन जो सूरज से आती है उसको वापस भेजती है, वो हम तक नहीं पहुंचती है। उसके बाद है मीसोस्फियर, और पांचवा है आयोनोस्फियर। तो वापस जाते हैं हम एटमॉस्फेयर के बाद जो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हर एक जानदार चीज आ जाता है। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, और इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर जो है इट इंक्लूड्स lithosphere, hydrosphere and atmosphere also. So going to our ecosystem. Ecosystem is a geographical area of a variable size where plants, animals, climate, landscape all interact together. जहां पे हर एक जो चरिंद परिंद, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, आब हवा है, और ये इंटरएक्ट आपस में कर लेते हैं। यानी इकोसिस्टम का मतलब ये है कि हर एक चीज एक दूसरे पे मुनहसर है, डिपेंडेबल है। जैसे कि इंसान जो है ये प्लांट्स पे डिपेंडेबल है, एनिमल्स पे भी डिपेंडेबल है, क्लाइमेट पे भी डिपेंडेबल है। इसी तरह से जो मैन एंड एनवायरनमेंट, इंसान और जो इसका माहौल है, ये क्या कहलाता है? ये एक, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें जो एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग से। जब से जो अशरफुल मखलूकात जो इंसान है, जब से ये दुनिया में आया है, तो जो एनवायरनमेंट है ये इफेक्ट हो गया है इंसान से। किस तरह? उसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा रिलीफ ऑफ लैंड, ठीक है, बढ़ती हुई आबादी, और जो जमीन का जो कटाव हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा क्लाइमेट, आबोहवा। तीसरा मट्टी, सॉइल्स। उसके बाद मिनरल डिपॉजिट्स, और उसके बाद वाटर सप्लाई। ठीक है बेटा, ये कुछ चीजें हैं दैट इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद जो मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है, ठीक है बेटा, हमेशा से ये देखा गया है कि जो इंसान है वो खुद अकेला काम नहीं करता है, उसके साथ उसका जो माहौल होता है, समाजी माहौल होता है, वो भी उसके साथ काम करता है। जैसे कि यहां पे मैंने मुख्तसरन लिखा है, तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की बात करें हम, इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला फिजिकल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, फ्लोरा एंड फूना। ठीक है बेटा, ये कुछ चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या क्या आता है? सबसे पहले आब हवा आता है, टेम्परेचर आता है क्योंकि हॉटनेस और कोल्डनेस। उसके बाद रेनफॉल आता है, बारिशें कभी कम पड़ती है कभी ज्यादा पड़ती है, ये भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। उसके बाद जो फ्लोरा और फूना हो, यानी कि चरिंद परिंद, नबातात, हैवानात, जंगलात, जो भी है, ये भी एनवायरनमेंट को मुनहसर करती है। जैसे कि अगर जो डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, इस पे डायरेक्टली असर एनवायरनमेंट पे पड़ जाता है, और अगर हम एफॉरेस्ट्रेशन करें, पौधे यहां से लगाए, तो इस पे भी एनवायरनमेंट पे बड़ा असर पड़ जाता है। तो दूसरा है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट।
सोशो कल्चर, ये पहला पार्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। जो भी कल्चरल एनवायरनमेंट है वो इसमें आते हैं, जैसे हमारे जो नॉर्म्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, इंसानों के जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो सोशलाइजेशन होता है, जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है, जैसे रहन सहन हमारा होता है, हमारे जो कुछ रीति रिवाज होते हैं, वो आते हैं सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में। उसके बाद एनवायरमेंटल ओरिएंटेशन, इसमें जो है इट रेफर्स टू द बिलीफ दैट पीपल होल्ड अबाउट देयर एनवायरनमेंट। ये हमारे जो बीप्स होते हैं, जो लोगों के जो बिलीफ्स होते हैं, ये उनको डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल बिहेवियर। एनवायरमेंटल बिहेवियर जो है ये इट इज रेफर्स टू द यूज ऑफ एनवायरमेंट बाय पीपल इन द कोर्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि लोगों का मेल जोल जिस तरह रहेगा कि जैसे कि अभी जो लोगों का जो मेल जोल होता है वो डिपेंड करता है, उसको कहते हैं हम एनवायरमेंटल बिहेवियर। क्योंकि समाज में हर एक जैसे नहीं होते हैं, तो किसी का रहन सहन एक तरीके से होता है, किसी का दूसरे तरीके से होता है, तो अपने अपने तरीके से जो उनका बिहेवियर होता है लोगों का, वो भी इफेक्ट करता है किस पे, एनवायरनमेंट को। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर। प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर इट इंक्लूड्स द आउटकम्स ऑफ पीपल्स एक्शन। जो लोग जो काम करते हैं ये उसको डिफाइन करता है, प्रोडक्ट्स ऑफ बिहेवियर। जैसे घर की सफाई या घरों की, जैसे शहर होते हैं, डैम्स होते हैं, स्कूल होते हैं, जो शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, ये उनको डिफाइन करता है। उसके बाद हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमैनिटी एंड अदर लाइफ, ठीक है, दैट फॉर्म्स ऑफ आवर प्लैनेट टुडे। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर ग्रोइंग रैपिडली। हिंदुस्तान में जो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, ये ज्यादा बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। जैसे कि किन चीजों से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सबसे पहले जो है, ये जो कुछ चीजें हैं जिनसे पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनमें से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसी तरह से सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन जो जमीन का कटा होता है उसमें सॉइल पोल्यूशन होता है। इसी तरह से डिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन भी एक अहम पॉइंट है। जितना हम डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं उतना हम माहौल को गंदा और आलूदा करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ज्यादा होता है। उसके बाद है लैंड डेग्रेडेशन। लैंड डेग्रेडेशन का मतलब है ये जमीन की जो कटाव वगैरह ये इसमें आते हैं। इसमें जो सॉइल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ जाता है। इसमें क्या क्या एनवायरमेंटल पोल्यूशन में, सबसे पहले एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन, उसके बाद वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, दीज आर कॉल्ड द एनवायरमेंटल पोल्यूशंस। क्योंकि इसके भी 4 रीजन्स होते हैं। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, इसमें 4 रीजन्स है। तो एयर पोल्यूशन कैसे हो जाता है? सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलता है, वो इफेक्ट करता है हमारे एयर को। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, वो थर्मल पावर प्लांट जिनसे हम बिजली पैदा कर लेते हैं, वहां से जो धुआं और कूड़ा करकट निकलता है, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी हो जाता है और वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज एंड रिफाइनर्स, इंडस्ट्रीज जो कारखाने हैं, और रिफाइनर्स हम उनको कहते हैं जहां से हम वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कोल पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोलियम वहां पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनसे भी
एक सबसे पहले एयर पोल्यूशन का खतरा है, दूसरा वाटर पोल्यूशन का भी खतरा है, और इन चीजों से नॉइज पोल्यूशन का भी खतरा है, और साथ में सॉइल पोल्यूशन का भी खतरा है, क्योंकि यहां से जो वेस्टेज निकलता है वो जमीन में भी आ जाता है, जमीन में भी मिल जाता है, हवा में भी मिल जाता है और पानी में भी मिल जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसका और लास्ट पॉइंट है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हैज इंक्रीज्ड। जो गांव और शहरों में जो एयर पोल्यूशन है वो तेजी से बढ़ रहा है। गांव के नस्बत शहरों में ज्यादा एयर पोल्यूशन का खतरा होता है, क्योंकि वहां पे गाड़ियां बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का ज्यादा खतरा होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो हमने मुख्तसरन आज जो पढ़ा है और एनवायरनमेंट जो क्लास 7 है, मुख्तसरन हम पढ़ा रहे हैं वो इसलिए कि एक 2G स्पीड है और दूसरा जो नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।